वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 5 है जो कल लाइव मॉक हुआ उसकी रिकॉर्डिंग है। और साथ में हम लोग कुछ 2-3 स्टूडेंट को 1-to-1 सेशन भी दे रहे हैं। पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी बताए जा रहे हैं। पिछले जो इंटरव्यू हुए थे उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए। अभी CBI APP का एग्जाम, CBI PP का इंटरव्यू है अभी हाल फिलहाल में। हरियाणा का भी इंटरव्यू है। तो ये तमाम सारे देखते हुए खासकर बिहार जे का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है। इसमें 35% मार्क्स लाने का एक क्राइटेरिया है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि अधिकतर स्टूडेंट पैनिक में होते, उन्हें पता नहीं चल पाता कि क्या करें कैसे करें, और कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे 35 से भी कम नंबर उनको आते हैं। तो पैनिक बटन पुश करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू 2 पार्ट में, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आपसे पूछा जाएगा कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, आपने LLB क्यों प्रेफर किया, आप प्रैक्टिस में क्यों नहीं जाना चाहते। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपका इंटरव्यू ही शुरू होता है इनफॉर्मल पार्ट से। जाते के साथ ही जैसे ही आप इंटर करेंगे बेसिक सैल्यूटेशन के बाद वो सीधे यही पूछते कि अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अमूमन होता क्या है कि स्टूडेंट इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि अगर एक अच्छा सा इंट्रो, इम्प्रेसिव इंट्रो हम नहीं देंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर नहीं आएगा। और इसलिए स्टूडेंट कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, आर्टिफिशियल स्टोरी, झूठी सच्ची कहानी बना लेते हैं। और वो झूठी सच्ची कहानी अगर आपका वहाँ पे क्रैक हो गया, अगर उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके सामने कोई झूठी सच्ची कहानी चल पाएगी। आप जितना ज़्यादा नेचुरल होंगे, जितना ज़्यादा जेन्युइन होंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एकेडमिक बैकग्राउंड शानदार हो यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। यू मे हैव गुड एकेडमिक बैकग्राउंड और यू मे नॉट हैव दैट मच ऑफ द गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन है, और खासकर सोशल मीडिया का एक कंफ्यूजन भी पैदा किया गया है कि अगर हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड अगर शानदार नहीं है तो फिर हमें क्यों प्रेफर किया जाए। आप लॉ के स्टूडेंट हैं। प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, दैट इज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज टोटली अनरीजनेबल। तो ऐसा नहीं होता। आप किसी झूठी सच्ची कहानी के चक्कर में ना पड़ें। झूठी सच्ची कहानी अगर आपकी पकड़ी जाती है तो फिर उसी का रिएक्शन होता है कि आपको 35 से भी कम नंबर दे दिया जाता है। हालांकि मैं इस रूल के अगेंस्ट हूँ, 35% वाले रूल। हमारे यहाँ तो सबके बड़े अच्छे नंबर 70, 75, 84 तक नंबर आए हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमारे किसी स्टूडेंट का 35 से कम नंबर आया। तो 35% मार्क्स वाले बैरियर को आप कैसे पास करेंगे, कैसे अच्छे स्कोरिंग, तो उसके लिए हम लोग इनफॉर्मल पार्ट पे विशेष ध्यान देते हैं। इनफॉर्मल पार्ट से ही आपका इंटरव्यू शुरू होता और एक इम्प्रेशन सा क्रिएट होता, और मोस्टली आपका इंटरव्यू इनफॉर्मल पार्ट में ही डिसाइड हो जाता। इनफॉर्मल पार्ट के बाद फिर फॉर्मल पार्ट की बारी आती है। जैसे आपसे BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, TPA और ये तमाम जो लॉ के सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फॉर्मल पार्ट। तो फॉर्मल पार्ट में सभी स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो फॉर्मल पार्ट मोर और लेस सबका सही होता।
कोई कैंडिडेट अच्छे तरीके से बोल पाता, कोई कैंडिडेट अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता, तो इन सारे चीज़ों का भी काफ़ी मायने रहता है। तो हम लोग जो मॉक सेशन जो लाइव है उसे तो ग्रुप में डाल ही रहे हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर आना, बहुत सारी चीज़ें 1-to-1 सेशन का यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते ड्यू टू प्राइवेसी, ड्यू टू सम सेक्रेसी। और ये यूट्यूब पे जो कंटेंट हम लोगों का आ रहा है ये इन जनरल कंटेंट आ रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी ऐसी बातें फॉर्मल सेशन की, इनफॉर्मल सेशन की, वो हम स्टूडेंट को कैंडिडेट वाइज पर कैंडिडेट हर दिन हम लोग 2 से 3 स्टूडेंट का इनफॉर्मल सेशन करवाते, इनफॉर्मल के साथ फॉर्मल भी कराते, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना वो सारी चीज़ें बताते। और बाकी तो लाइव रिकॉर्डिंग में आप देख ही रहे होंगे कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर किस तरीके से दिए जा रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट का मॉक चल रहा है और बाकी कैंडिडेट सुन रहे हैं तो सुन के भी आप अपनी तैयारी काफ़ी हद तक कर सकते हैं। हम लोगों का ये टारगेट होता है कि इंटरव्यू का मॉक सेशन इतना शानदार हो कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो हम लोग यह सेशन इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन सेशन। ये 9262810582 इस नंबर पे अगर आप हमारे साथ जोड़कर अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना नाम और बिहार जे इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। ऑफलाइन सेशन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा कुछ काम चल रहा है इंस्टीट्यूशन में, तो विद इन ए वीक आई होप एंड बिलीव कि वो रेडी हो जाएगा। ऑफलाइन सेशन का थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रखा गया है, ऑनलाइन सेशन इज कंप्लीटली एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कैंडिडेट हैं तो हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को साकार कीजिए। अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपके जानने में कोई आपका बैचमेट, जूनियर, सीनियर अगर कोई कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। इंटरव्यू से संबंधित किसी भी तरह की अगर परेशानी है आपको या कोई समस्या है तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 24/7/365। तो यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपके सपने को साकार करने की दिशा में। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर हम लोगों का भी हौसला अफजाई करेंगे। आइए देखते हैं लाइव रिकॉर्डिंग सेशन। और जो साइकोलॉजिकल फोर्सेज आप पे हावी होते ये सवाल पूछेंगे फिर 1-to-1 सेशन में। अभी हम लोगों का ऑफलाइन इंटरव्यू का, ऑफलाइन का हम लोग जैसे पेंट वगैरह का काम, फर्नीचर का काम और ये सारी चीज़ें चल रही है, हम लोग ऑफलाइन अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। ऑफलाइन में उसी तरह से बोर्ड जैसे बैठता है 3 लोगों का पैनल, तो वो सारी चीज़ें वो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो आज एक साइकोलॉजिस्ट, एक और फैकल्टी मेंबर जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, और एक इनफैक्ट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है अगर हम बेवजह किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर उसे इशू बनाते हैं तो फिर हमारा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन होना ही होना। दिस इज व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। कैसे हो आलोक? आलोक कुमार चौरसिया कैसे हैं? बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इस बार एकदम झंडा फतह कर देना है और खूब अच्छे। 4 दिन से क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, सॉरी सर। तो बैंक का महाराष्ट्र के मेरा इंटरव्यू लगा हुआ है, कल निकालना है, उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। 12 अगस्त का बैंक का महाराष्ट्र में लीगल मैनेजर इंटरव्यू। कोई बात नहीं, उसके लिए इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट।
और थैंक यू सो मच सर। उसके बाद से आएंगे तो पूरा फुल फोकस जुडिशरी पे ही रहेगा। हाँ हाँ, आप सभी स्टूडेंट हमारे कहने से मैं कुछ डिक्टेशन में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने को कहूँगा। देखिए, मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये जो 35 मार्क्स का है ना, तो हर स्टूडेंट पैनिक में होता। शायद मैं भी अगर कैंडिडेट होता तो मेरी भी हालत वही होती जो आपकी हालत है। तो नंबर 1 कि हमारे सामने किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो, ये सबसे अहम चीजें हैं। जो होना है वो होगा। हम इंटरव्यू को बेवजह हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, अगर बेवजह बेसिर पैर की बातों को तूल देंगे। इंटरव्यू आपका कुछ भी नहीं है, वो 10-12 मिनट का एक सेशन होगा, आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब आपको लॉजिकली और लीगली करेक्ट देने हैं। जो अभी तो हम लोग आपको एक्सटेंसिव इंटरव्यू पे लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन लेके चलेंगे। हम लोगों का इंटरव्यू तो जैसा हम लोगों का क्वेश्चन होता है उसी तरह से हम लोगों का इंटरव्यू में भी हम लोग बहुत रगड़ते हैं बच्चे लोगों को, और काफी मतलब टफ इंटरव्यू के तौर पे वो सारे दौर भी हैं हमारे पास। हमने, अब मैं क्या अपना परिचय दूं आपको, मैं उन चीजों में यकीन नहीं करता। आप बस ये मान लीजिए कि एक सिंपल सा इंसान हूं मैं। तो और जो अगर आप इसे बेवजह अगर साइकोलॉजिकल फोर्सेज के अंतर्गत आ जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप एक जज बनने जा रहे हैं और इंटरव्यू का मामूली सा प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, कल आपके कोर्ट में हाई प्रोफाइल केसेज आएंगे, उस प्रेशर को आप कैसे झेलेंगे? तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो अपना सत्यानाश करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। तो किसी भी सूरत हाल में आपको घबराना नहीं है, अपना कूल एंड बैलेंस आपको बरकरार रखना है। और जैसा कि नोटिस निकाला गया था, आई होप एंड बिलीव कि आप सभी लोग यूनिफॉर्म में होंगे, और जैसे कहा जाए वैसे आप वीडियो ऑन करके आप जवाब देंगे। और सबसे पहले आज के पैनल में जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे कंचन जी, 1-2 सवाल ये आपसे पूछेंगे। कौन आगे आना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए? सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए, एनी ऑफ यू। यस, प्रियांशु। कंचन मैम, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, पूछिए सवाल। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है थोड़ा, वाईफाई नहीं है क्या आपके तरफ? नहीं है सर, है। अभी ठीक है? आप वाईफाई से कनेक्टेड है या मोबाइल से? वाईफाई से सर। ठीक है, आप सवाल पूछिए। ये लेकिन खड़खड़ की आवाज आ रही है, खड़खड़ की आवाज आ रही है। आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, सुन पा रहे हैं ना? साइन आउट करके दोबारा ज्वाइन ऐसी कीजिए। प्रॉब्लम है वॉइस में। हाँ, हाँ मैं पूछना चाहती हूँ, आप जज भी बनना चाहते हैं? Ma'am, there is a two pillar of this answer. First, stand on the footing that मैं जज इसलिए बनना चाहता हूँ मैम, क्योंकि ये जो जुडिशरी है ये लास्ट और बहुत ही सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है फॉर द पीपल, जहाँ पे वो सोचते हैं कि मेरी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बीइंग द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी को सबसे मीनिंगफुल एक लाइफ देना ये समझा जाएगा मेरे लिए। दूसरा मैम, जो फुटिंग है वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड द होप ऑफ द रिलेटिव ऑफ द फैमिली है, जो कि मेरे लिए उतनी मायने रखती है जो कि पहले जितनी मेरे रखती है, बीइंग द पार्ट ऑफ द दिस सेक्रेड इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स। और आप लिटिगेशन भी क्यों नहीं गए?
आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं लिटिगेशन कर रहा हूँ मैम, मैं डूइंग माय एलएलबी, आई स्टार्टेड माय तो लिटिगेशन में जैसे आप लिटिगेशन में थे, तो क्या लिटिगेशन का आपको लाइन को सही लगा, या फिर आप जैसे जज में आप जुडिशरी में हो, गिरफ्ती जुडिशरी में आप जाना चाहते थे, तो मतलब लिटिगेशन क्या सही नहीं है? बोथ आर द ओके ओके Ma'am, both are the wings of the judiciary. Both are the stand on the equal footing. But while during the course of my practicing, I was seeing the justice delivery system by the justice using their discretion and applying their judicial mind. So I inspired by that, and I thought too that if I could get the chance to become that part, that will be most meaningful, like giving the meaning to it. So I taken a chance to give the judiciary also besides. ओके ठीक है। अब आप ये बताइए कि इस जुडिशियल ऑफिसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैम, द जुडिशियल ऑफिसर सबसे पहले तो हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना जरूरी है। वी शुड बी मेंटेन द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड। और सेकंड मैम, पेशेंट होने की बहुत वो जरूरत है। अगर वो गुड लिसनर नहीं है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस, so he must have a good listening capacity. And third, ma'am, he must be impartial. We should be not decide the cases on their personal benefit, but as the law and the law of the land and the evidences. ये कुछ चीजें हैं जो कि most essential है for becoming a judicial officer. और लास्टली एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अगर मान लीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करेंगे? If I will not got selected, then I will continue my practice as earlier, and besides, again, I have my age in my side, so I will not left the chances. I will exhaust my own chances, and definitely I will, besides, will go for the practicing as soon as I. अब सभी बच्चे लोग सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक कंचन और बाकी स्टूडेंट अपने स्पीकर को म्यूट रखेंगे। मैं 1 बाय 1 एक ही दिन में सारे सवालों के जवाब नहीं, आज एक ही सवाल का मैं जवाब दूंगा आपको। और ये एक आंसर है, ऐसे इस सवाल के कई सारे ढेर सारे आंसर हैं हमारे पास। लास्ट में वो आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए पूछते हैं कि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करें। बहुत तरह के आंसर दिए जा सकते हैं, जैसे कि अभी प्रियांशु ने आपको आंसर दिया कि ही विल एग्जॉस्ट हिज चांस एंड ही विल ट्राई अगेन। तो ठीक है, अब ऐसे सवालों के एक यूनिफॉर्म आंसर नहीं हो सकते, कई अंदाज में आंसर हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर मैं उन कमियों पे विचार करूंगा जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें दूर कर दोबारा फिर से ट्राई करूंगा। ये भी एक शॉर्ट आंसर। प्रियांशु, व्हाट आई नोटिस, व्हाट आई सजेस्ट यू कि यू स्पीक टू मच। तो ठीक है, बंदा बोलता तभी है जब उसके पास नॉलेज होती। जिसके पास थॉट नहीं, जिसके पास इनपुट नहीं, तो बोल नहीं पाता। I have no doubt that you have good understanding of the topic. लेकिन हम जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे हमें ये आर्ट डेवलप करनी है कि अपनी चीज को 10 सेंटेंस की बजाय 5 सेंटेंस की बजाय एक सिंगल सेंटेंस में कह। ये दिस इज आर्ट। बोलना नॉन स्टॉप तरीके से, दैट इज नॉट बैड, लेकिन नॉन स्टॉप तरीके से इंटरव्यू में बोलना, दैट इज नॉट ए गुड चॉइस। तो जैसे जो जो सवाल आपसे पूछे गए, तो आप कोशिश कीजिए कि इसका आंसर 1 लाइनर से ज्यादा ना हो। जैसे नहीं होता है तो मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं सर, जिन कमियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें दूर कर दोबारा फिर से कोशिश करेंगे। शॉर्ट क्यूट आंसर, पॉजिटिविटी से झलकता हुआ।
मतलब सभी बच्चे लोग समझ रहे हैं इसको कि हम लोगों का आंसर जितना शॉर्ट होगा उतना ही हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। देखिए, आप उनकी भी साइकोलॉजी को समझिए। उनके पास एक टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट में 15-20 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना है। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ज्यादा चल गया, अगर आप 1 मिनट की चीज को कंक्लूड करने में 5 मिनट लगाते हैं, अगर आप ही उनकी जगह बैठ के इंटरव्यू लेंगे तो आपको इरिटेशन कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाएगा। तो उनका टाइम आप जाया मत कीजिए अनवांटेड कंटेंट को बोलकर। आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। सर ओवरऑल मेरा इनका क्या परफॉर्मेंस रहा, नेगेटिव पॉजिटिव नाम से भी पूछना चाहूँगा। आपका परफॉर्मेंस अभी यहाँ के मौके, अभी ये दिस इज नॉट योर फाइनल परफॉर्मेंस। अभी तो आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, अभी आपसे बुलवाएंगे थोड़े दिन के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे। आज का भी वीडियो आप देखेंगे और 10 दिन के बाद का भी वीडियो आप खुद ही देखेंगे। और व्हाट इज चेंज विद इन यू, आपसे ही मैं खुद ही पूछूंगा कि यस प्रियांशु, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। हमारे पिछले भी इंटरव्यू में जो बच्चे लोग थे जो फर्स्ट डे बोलते थे, थोड़े दिनों के बाद उनमें ट्रेमेंडस चेंजेज आए और सबके सिलेक्शन हुए बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से। हमारे यहाँ तो 84-85 तक नंबर आए हैं इंटरव्यू में। दिस इज टोटली अनबिलीवेबल। मैं चलिए जो भी है, लेकिन ऐसे भी नंबर आए हैं। ये मेरी आवाज आ रही है? प्रमोद जी कह रहे हैं कि साउंड ऑडिबल टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? एम आई वेल ऑडिबल? सर ऑडिबल सर। प्रमोद, आपका शायद जियो मोबाइल नेटवर्क होगा, इसलिए आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। आप थोड़ा इस समय नेटवर्क वगैरह वो अरेंज कर लें तो फिर आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब हम लोग आज के रेगुलर टॉपिक पे आते हैं। कॉन्स्टी से था। प्रियांशु, वन क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Sir, constitution is of the particular country is defined in a set of rules as a grand norms which define their legal historical background that particular country. It can be written or in the form of the other form also. Like in Britain, there is no written question. In India, there is a written question. So it's a grand norms define the legal history of that particular country, culture. And this is a set of grand laws, highest form of rule. From that rule, all other laws derive their authority. यस। अब नाउ नेक्स्ट यही सवाल आलोक कुमार चौरसिया। और आवाज नहीं आ रही सर। यही सवाल अब नाउ आलोक कुमार चौरसिया। अच्छा, उनका लिंक छूट गया। सारा, ये सवाल अब आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? यस सर। सर बिफोर 1947 वीडियो ऑन करके। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर बिफोर 1947 हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मतलब ये देखा जाए तो हर कंट्री में एक रूल एंड नॉर्म्स के लिए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने के लिए ये बनाया गया है। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटेन ही में, चाहे वो ब्रिटेन का हो चाहे वो अमेरिका का हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सर वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ओवरऑल एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। That's all. Yes, Alok Kumar Chaurasia, what do you mean by constitution? माइक वन म्यूट कीजिए, माइक आपका म्यूटेड है। सर, तो संविधान किसी भी देश की ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। यह लिखित भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। यस, देवाशीष, यही सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहता है?
Sir, Constitution, fundamental law of the land. It provides rules for the governance of the society. राघवेंद्र कुमार। Same question to you. What do you mean by constitution? संविधान एक ऐसा विधि दस्तावेज जिसको सरकार, संबंधित सरकार और देश के लिए उसमें उसके जो तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और अधिकार को संचालित करने के लिए तथा उसमें मार्गदर्शन करने के लिए विशिष्ट फरहान निसात। Yes, audible. फरहान निसात। So constitution is a written constitution document which gives power So constitution is a document which gives power and also the direction how to exercise their power and how to function the government in the country. Yes, next, Monica. Hello, sir. Am I audible? Yes. Constitution is a basic principle or norms which empowers the state or its machinery, its authorities and powers by which or within which it can function, and it also guarantees certain kinds of rights to its citizens. कुमार शुभम। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये डिफाइन करता है कि जो राज्य के विभिन्न अंग हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, ये कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और लोगों को फंडामेंटल राइट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, या और यदि इनके फंडामेंटल राइट या किसी राइट का वायलेशन होता है तो कैसे इसको रिपोर्ट कराते हैं। प्रखर प्रवीण। वीडियो ऑन करके बोलिए, प्रखर प्रवीण। प्रशांत कुमार प्रियदर्शी। सर, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है सर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट जो है सर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार सर वो लिमिटेड काम करती है सर। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सर कि इट इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। रंजन भदानी। जी बताइए। Sir, Constitution is a sovereign legal document which gives certain rights to the citizen and certain guidelines to the state, and which derives their power to the Constitution, and which also mandates certain appointments to the functionaries which function in the nation. फरहान निसात। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी, बताइए। The Constitution is the ground, the law of the land. It lays down the interrelation of government organs between government organs and the citizen of the country in the form of certain rights and liabilities. And any law which is made against this Constitution would be ultra-violent and is liable to be struck. शिवम शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। Constitution is just like clear document which includes the basic law of the land, and particularly in case of India, it is also the blood of the Indian society.
और कोई आंसर देना चाहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सारिका, यस सारिका। Constitution is a set of fundamental laws and principles which establishes the structure, power and function of government, and as well as it establishes a rule of law and protect the individual right and interest. यस ऋतु राजकुमार। Sir, Constitution is a legal document that encompasses various principles for proper functioning of the government of a state. रामप्रीत झा। Constitution is considered as the prime law of the country. Constitution states the rules and regulation of a country. देखिए, आप सभी लोगों के अलग अलग जवाब गलत किसी का भी नहीं है, लेकिन डोंट यू थिंक कि आपका जवाब बुकिश टाइप का है? क्या? अब मुझे नहीं पता, आप खुद बताइए, बुकिश टाइप का जवाब लगता है या नहीं लगता है? जवाब देने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं? बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन डू यू फील ए बिट ऑफ डिफिकल्टी और नॉट? सर थोड़ी हेजिटेशन है। हाँ, तो देखिए, अब इसमें दो चीजें आपको कहना है। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, पहला। दूसरा, इट डील्स विथ पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। It also deals with rights and obligations of the citizens concerned. So this is a very vital document of a country, mother of all the law. तो ऐसे दो तीन चीजों को, आपके पास दो तीन पॉइंट हैं, इन दो तीन पॉइंट को आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल कहना है। तो पहला सेंटेंस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये डील्स विथ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। पॉइंट नंबर टू हो गया। पॉइंट नंबर थ्री, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और बाकी जो तमाम सारे राइट्स हैं। तो ये तीन चीजों को, and this is the most vital document of any country, most vital legal document। तो ये most vital legal document, तो ये चौथा सेंटेंस आपका हो जाएगा। तो हम लोगों को आंसर, अब चूंकि ये इस तरह का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम ही होगा। ये तो तय बात है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, mother of all the law, if any law is inconsistent with constitution, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दैट स्टैट्यूटरी लॉ? इफ देयर हैपेंस टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टैट्यूटरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर always constitution. हाँ, तो ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयरफॉर इट इज नोन एज मदर ऑफ। हम, आप लोगों ने जो जवाब दिया, आप लोगों ने गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे अच्छे तरीके से अरेंज करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। यही इंटरव्यू में आपके 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका काम ही बन जाएगा। तो डिस्पाइट नोइंग, मतलब मैं नहीं समझता कि आप में से किसी को भी ये बताने या पढ़ाने की जरूरत है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोग जानते हैं इसको, लेकिन इसको बोलना कैसे है उसी बात की ट्रेनिंग हम देंगे। तो आपको जो भी बोलना है ना, तो माइंड में वो पॉइंट फॉर्मुलेटेड होने चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये बात ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसी को मदर ऑफ ऑल द लॉ हम लोग कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट के पावर फंक्शन
एंड ड्यूटीज को ये डिफाइन करता है, इंडिविजुअल के भी राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। तो और किसी भी कंट्री का द मोस्ट वाइटल लीगल डॉक्यूमेंट है। अब ये ठीक है किताबों में जूरिस्ट ने दिया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और बहुत तमाम सारी चीजें दी हुई, वॉल्यूमिनस ही चीजें, तो वो अपनी जगह ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिहार जे में खूब पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, ये वन ऑफ द मोस्ट वायरल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। तो नाउ इज दिस क्वेश्चन कंक्लूडेड कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कंट्री में either there is legislative supremacy or judicial supremacy। हालांकि this is a question of endless debate, इसका कोई सही आंसर नहीं है, लेकिन ये पूछा गया कि whether we have legislative supremacy or judicial supremacy, there is no correct answer to this। चलिए हम इस पे आपको बताएंगे कि इसको कैसे हम लोगों को बोलना है, और उसी में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, हाउ लेजिस्लेचर इज सुप्रीम बिकॉज एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी इनवैलिडेटेड। तो हाउ जुडिशरी इज सुप्रीम, जुडिशियल डिसीजन कैन बी ओवरटर्न्ड by enacting a law। So ultimately which one is supreme? There is no answer, there is no definite answer to this। तो आप समझे हम थीम क्या कह रहे हैं कि ना ही लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इसलिए नहीं है कि एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी इनवैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी एक्ट बना के नलिफाई किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता है। तो so far as supremacy, तो who is supreme? The people are supreme। and there हम लोगों का जो constitution है, it begins with preamble, we the people of India। तो our constitution has not been drafted by the members of the drafting committee of Constituent Assembly। Constituent Assembly were representatives of the people of this country, and therefore it has been written, we the people of India। तो which one is supreme? People supremacy। तो इस चीज को मैंने एक थोड़ा सा आपको इनपुट दे दिया, तो इस चीज को, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशरी कैन नॉट लेजिस्लेट। क्या जुडिशरी लेजिस्लेट कर सकती है? नहीं सर, नहीं कर सकते। प्लीज हो जाए। हाँ, तो ये क्वेश्चन, हाँ, टू लेजिस्लेट इज द, टू लेजिस्लेट इज द जॉब ऑफ लेजिस्लेचर, एंड दिस पावर टू लेजिस्लेट also cannot be delegated because that would amount abdication of the legislative function। Everything can be delegated except power to legislate। बेसिक पावर का हम लोग एडमिन लॉ का अलग से चलाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्टी में एडमिन लॉ को नहीं हम लोग मिक्स करेंगे। तो नाउ विद दीज इनपुट्स, नाउ माय क्वेश्चन कम्स। यस राघवेंद्र, आप ये बताइए कि इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, who is supreme?
लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यस शिवम। Firstly, there will not be any conflict. Hello? ये माइक किसी का अनम्यूट है। अच्छा कोई नहीं, चलिए बताइए शिवम। Firstly, the conflict would not arise between these two organs because these two organs are the part of constitution, and if in hypothetical situation there may be a conflict between legislature or judiciary, then we go for the purposive interpretation. Then the court then the situation can be handled by the purposive interpretation of the constitution. We shall adopt the decision of those organs which shall the purpose of society, which shall the particular purpose of the society for that particular time. Thank you. Yes, Priyanshu, the same very question goes to you. Sir, question, there is conflict between the Legislature and judiciary, which one would be supreme? in India, the constitution is supreme. The judiciary is upholding the constitution. If the legislature is violating the constitution, then the judiciary, by upholding the constitution, will be the supreme. In that sense, there is no any supremacy as such. It's right, exactly. Though who is going to uphold the constitution, choose will be the supreme. That's a good, yes, it's a good answer. This is just hypothetical situation. In fact, there never happens a conflict between legislature and judiciary so far to the question of supremacy. Ultimately, the law is supreme, the constitution is supreme. If legislature is violating constitution, judiciary can check it, and if the judiciary is violating the constitution, there is a procedure of impeachment of the judges also can be initiated into the parliament also. What are the ground of removal of High Court or Supreme Court judge? Violation of constitution or misbehavior? Sir, misbehavior or injustice. So far as impeachment is concerned, and so far as impeachment of president is concerned, क्या ग्राउंड है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट? हालांकि आज का ये टॉपिक नहीं है कि, लेकिन फिर भी वैसे आपसे पूछा जा रहा। Only the violation of constitution. यस, दैट्स गुड। अब चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं कंस्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट into the constitutional law. What is the meaning of limited government? Yes, any of you? Yes, Rituraj. Sir, limited government means power conferred on any organ of the state should be exercised within the four corners of the constitution and cannot go beyond the. और कोई जवाब देना चाहेंगे इसका? लिमिटेड गवर्नमेंट। The limited government means the state government or central government shall not act arbitrarily. Rather, the fundamental principles of the constitution shall be applied upon the central government or state government. Each state government or central government shall act. Then it is expected from them they shall be doing such act within the ambit of constitutional principles, and
which is also known as the doctrine of implied power. Thank you, sir. Yes, Priyanshu. As rightly said, the government which is governed by the constitutional norms, limited by the constitutional norms, is called the limited. और कोई जवाब देना चाहेंगे इसका? लिमिटेड गवर्नमेंट। आप जितना ज्यादा देखिए, इंटरव्यू में आप कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आप नहीं जानते, लेकिन वो जवाब आप किस अंदाज में देंगे वो बहुत ही मायने रखता है। और ग्रुप इंटरव्यू का खासियत ये होता है कि जैसे अब देखिए, हो सकता है कि कभी किसी को मौका ना मिले जवाब देने का, तो अगर बाई चांस अगर आपको मौका नहीं मिलता जवाब देने का ड्यू टू ह्यूमन एरर, तो आप हैंड रेज कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। और साथ में जो लोग सुन रहे हैं तो सुन के भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट का। और यस मोनिका, आप बताइए, हैंड रेज किया है आपने। Sir, as rightly pointed out by others, limited governments are those, limited government can be understood as government which are bound by or which are limited by the powers conferred by the constitution or any other laws for the time. ये देखिए, आप लोग अब जवाब थोड़े अच्छे आने लगे। लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अब अच्छे जवाब आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस शुभम, जवाब देना चाहेंगे? हैंड रेज है आपका। यस सर। हाँ यस सर। जी, 1 by 1 करके दीजिए। लिमिटेड गवर्नमेंट। यस Sir, limited government is a government which follows the principle of constitutionalism. ये उतना अच्छा जवाब नहीं है। कुमार शुभम, आप जवाब देना चाह रहे थे? Yes, sir. Limited government means government bound by the basic norms of the constitution and does not violate the principles laid down by the constitution. Yes. देखिए, लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू डू वॉट एवर इट लाइक्स। Government has to exercise its power within the four corners of the constitution. Government is bound by the constitution. Government cannot bypass the constitution as long the constitution exists. So अब इस पे लिमिटेड गवर्नमेंट पे पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, 2 घंटे 4 घंटे भी बोला जा सकता, लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट में हमें सिर्फ एक लाइन में जवाब देना, इंटरव्यू ज्यादा नहीं जवाब देना। तो एक लाइन में कि गवर्नमेंट कैन नॉट bypass the constitution, government is bound by the constitution, government is not limitless, government is bound by the constitution, limited by the constitution, therefore it is known as limited government, doctrine of implied powers. गवर्नमेंट की जो भी पावर्स हैं, all, not only the government, all the agencies of the government, ये जितने भी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, ऑल ड्रॉ देयर अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम, कहाँ से मिलता है इनको अथॉरिटी एंड पावर? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। अब नाउ द नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल और हर साल पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इस तरीके से अगर आप उन्हें सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपसे फिर अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता कि इफ ए कंट्री हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज इट मीन दैट इट शैल हैव नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नॉट। अगर किसी देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या डज इट मीन कि नेसेसरली देयर हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो हम लोग आएंगे इस पे। सबसे पहला सवाल 1 by 1, छोटा सा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? रंजन भदानी।
in simple words, sir, it is known as a good constitution, sir, which requires rule of law and fairness and fundamental rights and free and fair election. यस कुमार शुभम, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वैसा संविधान जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व किया गया हो, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ आर्बिट्ररी पावर कोई भी गवर्नमेंट का फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करती हो, और जहाँ सभी लोग जो है अपने राइट्स को इजीली एक्सरसाइज कर पाए। यस सारिका। Yes, sir. Basically, constitutionalism is the political principle that allows the government that allows limitation upon the arbitrary power of the state, and it on the same footing, it casts the duty upon the state to ensure the rule of law and to be just, fair and reasonable. शिवम शर्मा। But basically, constitutionalism has two aspects. First aspect is that the constitution is supreme law of the land, and the second aspect is that the constitution does not only establish a government but also to restrict the power of that particular government. Thank you. प्रियांशु, आप लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि आई नो डैट यू नो दिस क्वेश्चन, तो इसलिए आपसे मैं लास्ट में पूछूंगा। अभी बाकी बच्चे लोगों को मौका दिया जा रहा है। यस फरहा। राघवन जी, अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए। The constitution is a legal principle which works as a fetter on the governmental control, and it ensures that the spirit of constitution is followed in the country. मोनिका। Sir, constitutionalism is basically institutionalize the mechanism of powers. It restricts the over exercise, or it put the machineries, state machineries in the boundary or limits of the constitution. रामप्रीत झा। प्रमोद। When in a country, instead of arbitrary rule, there is a rule of law, rule of constitution, or it is being governed by the constitution. Then it is said that there is a constitutionalism in that country. रंजन भदानी। So I have opened. और कोई आंसर देना चाहेंगे? यस जी सर, मेरा हाँ बताइए बताइए। संविधानवाद की ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो, तो जिसमें सरकार के अधिकार सीमित हो तथा विधि के अंतर्गत। यस सारा। Yes, sir. Constitutionalism has allowed the government to follow rules under the limitation. ये arbitrariness को deny करता है। यस रामप्रीत। रामप्रीत। राघवेंद्र आपने बोला, जवाब दिया था नहीं दिया? अच्छा सारिका। अच्छा जवाब। अच्छा नाउ प्रियांशु।
is a constitutionalism an ideal concept which convey the meaning that all the principles of the constitutions must be implemented in its full state in a particular country. And all these principles truly and with the twins implemented in that particular country, that it can be called that which is following the constitutionalism. देखिए, आप सब लोगों का जवाब सही है, लेकिन समटाइम्स बुकिश आंसर किताबों में जो लिखा हुआ उसके अलावा अगर उसी आंसर को हम अपने लैंग्वेज में दें, ये आंसर कैसा रहेगा? अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बहुत सारे फ्रीडम्स कर्टेल नहीं किए जाएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा। तो अगर ये कहा जाए अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, गवर्नमेंट एजेंसीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलते रहे, तो अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। शॉर्ट आंसर्स, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ। ये एक अलग से आंसर अगर सजेस्ट किया जाए आपको, इस आंसर में कोई बुराई यस ऋतुराज बताइए। Sir, what is the difference between theory of limited government and constitutionalism? Aren't both same thing? Constitutionalism and theories of limited government. A government has to follow the constitution. Government cannot bypass the constitution, and therefore the government is limited by the constitution. And constitutionalism and the theory of limited government, these are interchangeably sometimes used into the same sense by few of the jurists. Both are like constitutionalism and limited. Whenever we talk of constitutionalism, we would be upholding the constitution as the supreme. Government derive its power and authority from the constitution, and in that sense there are fetters placed upon legislative power of government through the constitution. तो इंटरचेंजेबली इन दोनों एक्सप्रेशन का, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, एक दूसरे के साथ ही यूज होता है। और उसी चीज को अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। शॉर्ट में अब उन्हीं चीजों को आप एक्सप्लेन करके चाहे जैसे मर्जी आप बताइए, बट सो फार एज, अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्मी टेक्स अवे द पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है वहाँ पे, बट द पीरियड ड्यूरिंग व्हेन देयर इज आर्मी रूल, मिलिट्री रूल, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ आर्मी टू टेक ओवर. So a country may have constitution, but it may not necessarily have constitutionalism. Got it? Yes, sir. So ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके 31वीं में भी देखिए। एक चीज को आप समझिए, मान लीजिए कि आप ही को कहीं भेज दिया गया इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप अपना होमवर्क करेंगे ही करेंगे। इस बार जो भी पैनल में आएंगे जज साहब इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो भी कुछ न कुछ अपना होमवर्क करते, वो भी देखते हैं कि इससे पहले इंटरव्यू हुए तो क्या पूछे गए, क्या नहीं पूछे गए, क्या पूछना है, क्या। देखिए हर कोई, मैं आज आपका इंटरव्यू का क्लासेज होल्ड कर रहा हूँ, तो मैंने भी आज अपना होमवर्क किया है कि आज मैं ये सवाल पूछूंगा। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट कंचन जी हैं,
इनसे हमारी बातचीत हुई कि आज आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं, तो हर कोई अपने विजन के साथ, हर कोई अपने प्लान के साथ आता है। और आप देखेंगे कि अक्सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते रहे, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, एग्जैक्टली सेम सेंस में तो नहीं रिपीट होते, लेकिन उसी से मिलते जुलते उन्हीं के इर्द गिर्द। द पॉइंट इज कि अगर आपने 27वीं से लेके 31वीं तक के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए, अगर उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन में से आपका इंटरव्यू होगा और आपका इंटरव्यू बेहतरीन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। तो आई होप कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अभी एक राउंड हुआ है, ये वीडियो को सुन के इसका एक आंसर 1 लाइनर 2 लाइनर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे। और जब मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें तो घर वालों में से किसी को बोलिए कि आपका एक वीडियो भी बना लें, ताकि आप बोलते वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को खुद देख सकें, जज कर सकें। तो डेट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट्स? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या ऑल ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट और ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स? How this concept originated, human right and fundamental right? ये खूब पूछा गया है, कई अलग अलग अंदाज में पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा जब आप जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, प्रियांशु, दिस क्वेश्चन गोज टू यू, ह्यूमन राइट वर्सेज फंडामेंटल राइट। So human rights and fundamental rights. Human rights is the genesis of the rights given to the human. The fundamental rights is the species. Fundamental right is protected, legally protected by the institution or the particular country. The human rights may or may not be protected by constitution. इनमें स्टैट्यूटरी राइट हम किसे कहते हैं? Statutory rights, fundamental rights को कहेंगे। स्टैट्यूटरी राइट किसे कहेंगे? Fundamental rights में आएंगे statutory rights में। A right which is granted by a statute, क्या कहेंगे उसे? स्टैच्यू अगर है कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है, स्टैच्यू अगर स्टैच्यू में राइट दिया जाए सब्सटेंटिव राइट को, सर उसे कंसीडर स्टैट्यूटरी लॉ, जैसे ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव किया जाता है, या स्टैट्यूटरी लॉ मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहेंगे? must not be inconsistent with the constitution. अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, statutory law is derived from the constitution, this is hypothesis number 1. Hypothesis number 2, a statutory law must not be inconsistent with the constitution. ये दोनों सही हैं या दोनों में से एक सही है, और अगर एक सही है तो कौन सा सही है? It must be inconsistent with the constitution. Yes, sir. हाँ, तो स्टैट्यूटरी लॉ, ए लॉ विच इज प्रोवाइडेड बाय अ स्टैट्यूट, जैसे टीपी एक्ट हो गया, उसके अंतर्गत जो राइट्स मिलते हैं परचेजर के या सेलर के, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, एक्सचेंज हुआ, गिफ्ट हुआ, सेल हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो दीज राइट्स आर provided by a statute. So therefore it is known as a statutory right. And the right which is provided by constitution. अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, कल के लिए हम लोग इसे एक्सटेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए,
अगर आप मेरी बात माने हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल निराश और परेशान ना हो। हम लोगों के पास मोर देन सफिशिएंट हर सवाल हैं जो पूछे गए और उनका बेहतरीन से बेहतरीन जवाब। अब हम लोग मैं खुद ही अपने जवाब को तो बेहतरीन नहीं कह सकता, मैं तथ्य आपके सामने रखूंगा। अब वो जवाब बेहतरीन है या नहीं है, या उसमें कुछ एडिशन डिलीशन के चांसेज हैं, वो आपको वर्कआउट करना है। मैं आपको एक स्केच दूंगा, अब लेकिन कभी कभी इसका रॉन्ग मैसेज भी चला जाता है। अब मैंने अभी यूट्यूब वगैरह पे 2-4 बार बोल दिया कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, तो हमारे बच्चे लोग कुछ परेशान हो गए कि सर आप कहते हो लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा? तो जो बच्चे हमें जानते हैं वो तो समझ गए कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिले तो वो थोड़े से घबरा गए कि ये तो सर खुद ही कह रहे हैं कि उनको लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ है, तो बेचारे थोड़े से घबरा गए। तो मेरी आदत है थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते रहने की। अब उसी में आप ये मत घबराइएगा, मतलब हम आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देंगे, वो पॉइंट देंगे और उस पॉइंट के मद्देनजर आपको अपना आंसर डेवलप करना है। आप रट्टा मत मारिए, ऐसा ना हो कि हमारे सारे स्टूडेंट जाके देखिए, क्वेश्चन हम लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर स्टूडेंट जाके एक ही आंसर रटाया आंसर वहां पे दे रहा। तो इसीलिए मैं एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं दे रहा, मैं आपको थीम बता रहा। उस थीम को आपको वर्कआउट करना, अपने कॉपी में लिखना और उसका मिरर प्रैक्टिस करना। अगर उस थीम को अगर आप कॉपी में लिख के मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े दिन के बाद आप खुद में चेंजेस महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि आपका मॉक इतना चला दूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। सारे क्वेश्चंस डिस्कस। अभी तो आपका शुरू ही हुआ, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली है, अभी तो जस्ट औपचारिकताएं चल रही, खूब सारे ढेर सारे सवाल आएंगे। कल के लिए आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और स्टैट्यूटरी राइट, और खासकर कल मैं फंडामेंटल राइट से पूछूंगा। कौन सा आर्टिकल पूछूं? देखिए, आर्टिकल 12 वगैरह से नहीं पूछा जाता। आर्टिकल 12 वगैरह पीटी या मेंस के लिए ठीक है। आर्टिकल 12 से आपको मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्या है स्टेट का, बीसीसीआई को स्टेट क्यों नहीं माना, बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है? नहीं है सर। जी टेलीफिल्म, हाँ, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना? अजय हाशिया के केस में क्या टेस्ट प्रोपाउंड किया? आरडी सेठी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में क्या हुआ? सोम प्रकाश रेड्डी केस में क्या? तो ये सारी चीजें आपके पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में आर्टिकल 12 से नहीं क्वेश्चन होगा, लेकिन आर्टिकल 13 से जरूर होगा। आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से क्वेश्चन होगा। चलिए लास्ट में अभी व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? जी सर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है सर ऐसी कार्यशैली जो संविधान की लागू होने से पूर्व होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ करते हैं। ऐसे हमारे संविधान में संरक्षण प्राप्त। यस, ऋतुराज कुमार, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोले सर। हेलो, हाँ बताइए सर। बोले सर। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आपने बता दिया। हाँ आपने बता दिया। और भी उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर। जी बताइए। हमारे संविधान में ये आर्टिकल 20 में इस प्रकार संरक्षण प्राप्त
और कोई जवाब देना चाहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का? यस आलोक कुमार चौरसिया। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स जो है वर्तमान में जो विधियां हैं सर, अपराध कारित के समय जो विधि कारित किया जाएगा, ना कि बाद विधि के। यस ऋतुराज, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसको आप सुनिए। आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पूछा जा रहा, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई प्रोविजन है या नहीं है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में, वो केवल बताना है। यस ऋतुराज। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में एक्स पोस्ट फैक्टो के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया गया है which states that a person cannot be convicted for an act. Just one second. आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया हुआ है या आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? Sir, it is a protection against ex post facto law. तो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, Right. तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुतेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में आर्टिकल 20 में बताया गया, वहां पे जाके बहुत सारे बच्चे लोग बोल के आते हैं। आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताया गया है या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताया गया? क्या बताया गया शिवम शर्मा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट law बताया गया है। Actually, ex post facto laws are those laws which are basically made after the enactment of constitution, and particularly it is always in a prospective in nature. A law taking retrospective effect, उसे हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। और आर्टिकल 20 में साफ साफ कहा गया नो वन शैल बी पनिश एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो चलिए कल के लिए आप लोग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 14, 15, 16 को हम लोग अलग से करेंगे, 16, 17, 18। गोल्डन ट्रायंगल क्यों और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल को कहा? आर्टिकल 14, 19 और 21। और कौन से केस में? यस। तो देखिए ये सिंपल वाले भी क्वेश्चन पूछे जाता है। होता क्या है ना कि आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो चार सिंपल क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो समझ गए कि आप बेसिक आपका क्लियर है। उनको एक सवाल से भी मैं भी आपको एक सवाल पूछूंगा, मैं समझ जाऊंगा आप कितने पानी में। तो जब वो सिंपल क्वेश्चन आप अचानक घुसते के साथ ही नहीं बौछार होने लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन का। अगर आप सिंपल क्वेश्चन में ओके हैं तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगता है। अगर वहाँ भी आप ठीक हैं तो फिर थोड़ा हाई होने लगता है, वहाँ भी ठीक है तो थोड़ा। तो अगर आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है बल्कि खुश होना है। दे आर सेटिस्फाइड विथ यू। और जब भी किसी भी स्टूडेंट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोर्ड एश्योर्ड हो जाता है कि आपका बेसिक ठीक है, बोर्ड ने आपको स्कैन कर लिया, लेकिन अब आपका कितना अच्छा कंसेप्ट है उसके लिए फिर वो डिफिकल्ट पूछता है। तो ऐसा अक्सर देखा गया कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो आपको नंबर भी 70+ आता है। ये बड़ा अजीब सा कि 35 में दहशत का माहौल है, लेकिन हमारे यहाँ आए हैं 80 नंबर 84 नंबर तक आए। तो अब चलिए वो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन
फजूल की चीजों को हवा नहीं देना है। मतलब वहां पे अब मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन तो आप से पूछा गया, पूछ दिया जाएगा आपसे कि चलिए आप ये बताइए कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं। ये अमूमन हर स्टूडेंट जानता है, कौन से केस में जानता है। अब वो समझ गया, आपसे फिर पूछ दिया जाए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर उसी चीज, अब ये कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं जानते, आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको आप बोलिएगा कैसे, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और किस तरीके से बोलना है, यही आपका काम है। हम लोग उसी का अब थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग वगैरह का हम लोगों का अरेंजमेंट बन जाता है ना, तो थोड़ा आई शैल हैव, आज आप में से कुछ बच्चे लोगों को हम डेली 5 स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं 1-to-1 सेशन के लिए। तो आज कुछ स्टूडेंट कॉल पिकअप कर पाए, उनका 1-to-1 सेशन हुआ, कुछ कॉल नहीं पिकअप कर पाए। तो देखिए, आपसे चूंकि शेड्यूल बहुत बिजी रहता, आप हमारे दोनों नंबर को सेव करके रखिए, और जब कभी कॉल आए हमारा तो आप रेडी रहिए 1-to-1 सेशन के लिए। किसी भी समय 1-to-1 सेशन में हम पर्सनली आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका नहीं होता है तो क्या करेंगे। अब आप कहिएगा कि नहीं होता है तो वकालत करेंगे, नहीं होता है तो कहीं और ट्राई करेंगे। तो वो आपको हिट करेंगे कि नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, वो आपका रिएक्शन जानना चाहता है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं होता है तो क्या करेंगे। नहीं होगा तो अपनी कमियों को विचार करूंगा और उसको सुधार के पुनः प्रयास करूंगा। हाँ, तो अब कुछ बच्चे लोग जाके बोल देते हैं कि नहीं होता है तो सर वो कोई बात नहीं, हमने अपना ऑनेस्ट। अब देखिए, यही कानून की किताब एक दिग्गज वकील भी पढ़ता है, और यही कानून की किताब हम लोग भी, कोई दिग्गज बनता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता। तो कानून शब्दों का ही खेल है, और लॉ इसलिए एक एडवांस डिसिप्लिन है कि आप क्या और कैसे बोलते हैं बहुत मायने रखता। नहीं होता है तो क्या करेंगे, हर कोई जानता है, इसमें कुछ बोलने या, लेकिन वो आपके बोलने का अंदाज कैसा है कि नहीं सर, जरूर कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी जिस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। उन कमियों पे विचार कर उन्हें दूर कर दोबारा फिर से कोशिश करूंगा। तो अगर उनको शक हो गया कि आप पूरी तरह से तैयार हो के आएंगे, तो फिर आपको कहेंगे कि अगर दोबारा भी आपका नहीं होता है तो क्या करेंगे। तो इस तरह से वो जानबूझकर आपको इरिटेट करेंगे। तो आपको इरिटेट नहीं होना है। हमारे साइकोलॉजिस्ट कंचन जी आप ये सारी चीजें आपको हैंडल करेंगी, बताएंगी एक साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से। वो आपको एक ही चीज पे बार बार कुछ ऐसा बोलेंगे, और आपको वहां पे अपना पेशेंस नहीं लूज करना, स्माइलिंग फेस रखना। जितना स्माइलिंग फेस, जितना कूल रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ टिप्स मैं आपको 1-to-1 सेशन में दूंगा, वो सार्वजनिक तौर तरीके से मैं नहीं समझता कि अच्छा होगा। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ, आपके प्रोफाइल को देखते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं भी नहीं चाहता सार्वजनिक तरीके से, अब सार्वजनिक तरीके से अब पता ना कौन कौन लोग देखेंगे, क्या क्या उनका रिएक्शन होगा। तो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है, सार्वजनिक तरीके से वही सारी चीजें इन जनरल जा रही है, लेकिन असली कहानी, जो असली क्वेश्चन है और असली जवाब सवाल है, वो 1-to-1 सेशन में आपको दिया जाएगा। उसका कोई वीडियो कहीं भी नहीं है, वो हमारे और आपके बीच, वो स्टूडेंट्स के बीच, वो ये मतलब हम लोगों का वो कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। एनी सजेशन, एनीथिंग फॉर इम्प्रूवमेंट?
अब तो आपकी बारी है, अब आप बोलिए। क्या आलोक जी? सर अब बोलिए कुछ, अब आपकी बारी है। सर मैं बस यही कहूँगा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आपकी सभी क्लासें करें। पिछली बार पूरी क्लासें नहीं किए थे, 2 नंबर ग्रुप के फाइनल सिलेक्शन में, तो बहुत ही फायदेमंद होता है। और सभी से कहूंगा कि सभी क्लासें करें। मैं तो पिछली बार बिहार एपी के हुआ था और मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन होता, 68 मार्क्स मिले थे मुझे इंटरव्यू में। अगर 70 मिल गया तो मैं अंदर हो गया। पूरी क्लासें नहीं किया और कुछ मेरी कमियां थी जो यहाँ नहीं मिटा सकते हैं, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो। और इस बार कोशिश करेंगे कि मैं उसको कमियों को दूर करूँ और इसको चयनित करूँ। सारा, आज तुम्हारे इंटरव्यू में कुछ चेंजेस हमने देखा, तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने क्या चेंजेस किए आज के में? Yes, sir. Which type of changes, sir? क्या क्या किए चेंज, बताओ। Maybe able to talk something more answers. कल तुम बालों में ऐसे हाथ लगा रहा था। Okay, sir. हाँ, तो वो थोड़ा सा बड़ा बैड मैनर समझा जाता है। नीट एंड, और जितने भी गर्ल स्टूडेंट हैं, जैसे बालों में ऐसे हाथ लगाने का रहता है ना, तो वो काफी बुरे, कल मैं नहीं टोका, लेकिन जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको उस तरीके से मतलब वो चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। और भी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग जाएगी। ऐसे क्रॉस फिंगर आपको नहीं होना है। बहुत बच्चे लोग ऐसे क्रॉस फिंगर भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे उनके बॉडी में जो हाथ में या फिंगर में इन द इवेंट या क्रॉस लेग ऐसे होके बैठ जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कैसे कैसे करना है, और वो सारी चीजें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। वो जैसे ही आप क्रॉस कोई चीज करते हैं तो यू आर अंडर स्ट्रेस। ये क्रॉसनेस चाहे फिंगर्स की हो या लेग्स की हो या थॉट्स की हो, that reflect your stress, medically and psychologically proven। तो आपका सीटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे, अब इसमें देखेंगे कि भाई लेडी मेंबर है तो पहले लेडी को ग्रीट करें कि पहले चेयरमैन को ग्रीट करें। तो क्या करेंगे, लेडी है तो पहले लेडी को ग्रीट करेंगे, चेयरमैन को इग्नोर कर देंगे। No, sir. अगर आप धूम में जाएंगे तो सबसे पहले सैल्यूटेशन, बेसिक सैल्यूटेशन चेयरमैन को करेंगे या लेडी मेंबर है उनको करेंगे? सर जो फ्रंट में रहेंगे पहले उसको करती है, उसके बाद। अब मैं भी सोशल मीडिया पे इधर उधर मुझे भी कुछ वीडियोज मिली, तो कोई कह रहा है लेडीज को लेडीज फर्स्ट। अब भाई मैं तो अब किसी और के वीडियो पे कोई कमेंट नहीं, भी प्रेफर लेडीज को दे सकते हैं ऐसे प्रेफर। उससे वहां पे अगर लेडी मेंबर होंगी तो थोड़ा सा और रिजिड ज्यादा होती है सर। अर्लियर एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसीलिए अगर थोड़ा ज्यादा घुसवाएंगी तो बेटर होगा। ये चेयरमैन की मर्जी के बगैर किसी मेंबर का वहां कोई पावर होता है? जे के इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। जे के इंटरव्यू में चेयरमैन के अलावा जे बिहार जुडिशरी के इंटरव्यू में चेयरमैन के ही पास सारा पावर होता। Sir, Constitution also follow the reservation of women, sir. So that's why better to देखिए, अच्छा चलिए, मैं इस सवाल का जवाब सार्वजनिक तरीके से नहीं देना चाहता, 1-to-1 चर्चा करूंगा। हमें नंबर चाहिए, हमें इंटरव्यू में अच्छे नंबर चाहिए। अब हंसी मजाक में एक डायलॉग बोल दें, अगर इजाजत होगी तो बोलेंगे। हाँ, जो जीता वही सिकंदर। तौर तरीके हमारे जो मर्जी हो, नंबर अच्छे आ गए तो अप्रोच अच्छा। इस पे हम 1-to-1 चर्चा करेंगे। ये टॉपिक ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया पे ये जाएगा
अब किसी को लगेगा कि भाई लेडीज को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं, वो अपने टीचर होके बताता है कि लेडीज को नहीं। अब इसका अपनी सोच, अपनी इंटरप्रिटेशन, जिसकी जैसी बुद्धि। अब कहा जाता है कि अब चलिए मैं भी ज्यादा बोलता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मैं कभी जब आपको एक जोक भी सुनाऊंगा इस पर। अब आप किसको सैल्यूटेशन करेंगे, लेडी मेंबर को या चेयरमैन को? मैं इसका जवाब दूंगा, आपको ट्रेनिंग भी दूंगा, आपसे चर्चा भी करूंगा 1-to-1 सेशन में, नॉट पब्लिकली, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है। और सोशल मीडिया का एक और भी है, बहुत सारे वीडियोज आप देखेंगे तो बेसिर पैर की बातें की गई हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस बेसिर पैर की बातों में कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो 1-to-1 सेशन में हम और आप खुल के बात करेंगे, क्यों और किसको हम पहले सैल्यूटेशन। अरे सैल्यूटेशन करना है किसी न किसी को तो करना ही होगा पहले, तो पहले किसको करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब चर्चा करेंगे हम आपसे। तो आज का सेशन बस इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन टुनाइट। गुड नाइट। Thank you.